ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए भेंट वार्ताओं पर आधारित रूपक आपातकाल। राह में पत्थर का आना उस पथ को बेढक तो बनाता ही है, पथिक के सफर को भी कष्टकारी बना देता है। पूरी दुनिया में प्रजातंत्र के लिए मिसाल बन चुके भारत की राह में अनेक ऐसे पत्थर और ज्वालाएं आईं जिसने इस मिसाल को भस्म करने की भरसक कोशिश की। संविधान के पन्ने बिखर गए, आस्था के दीप बुझ गए, चेतना बेबस हो गई, मूल्य और प्रतिमानों की बलि चढ़ गई, सिद्धांत और विचार मूल्यांकन को तरस गए, औचित्य के तराजू आंखों की पट्टियों को निहारते रह गए। अराजकता, दुर्व्यवहार और अविवेक खिलखिलाकर हंसने लगे। अभिव्यक्ति के दरवाजे सींखों की ओर मुड़ गए। मुंबई के वरिष्ठ लेखक, फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री अरुण शेखर। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन विवादित मोड़ माना जाता है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला। आज इसे भारतीय इतिहास में काला दिन कहा जाता है। जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। अभिव्यक्ति, आंदोलन, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 19 को निष्क्रिय कर दिया गया था। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। समाचार पत्रों को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की मनाही थी। प्रेस की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया था। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों की मर्जी के बिना नसबंदी की गई। न्यायपालिका और संसद जैसी संस्थाएं सरकार के अधीन होती गईं। लोकतंत्र का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका हर उम्मीद का अंतिम आसरा होता है। अगर ये भी निरंकुश हो जाए तो सारी संभावनाएं अंधियार में कैद होकर अपने दौर को कोसती हैं। वरिष्ठ कवि और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी। भारतीय लोकतंत्र उस समय ठहर गया। तीनों स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक व्यक्ति की मर्जी पर झुका दिया गया। मैं ही देश हूं जैसे अहंकारी विचारों ने लोकतंत्र की आत्मा को घायल किया। हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं भी संकट में आ गई। यह वह भारत नहीं था जो सत्यमेव जयते में विश्वास करता है। यह वह भारत नहीं था जो गांधी के विचारों से पला बढ़ा था। यह एक भयभीत, दबा हुआ भारत था जहां आस्था, विश्वास, विचार सब पर नियंत्रण था। भारत के प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार ने जब सरकार के लिए गीत गाने से इनकार किया तो उनके गाने रेडियो से हटा दिए गए। कौन देखे मेरे मन पे लगी है क्या ठेस, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। मैं प्रदीप सरदाना, मैंने हाल ही में पत्रकारिता में अपने 50 साल पूरे किए हैं और अब आपात स्थिति को 50 साल हो रहे हैं। मुझे याद है वो दिन, सिनेमा जगत को चेतावनी थी कि कहीं भी कुछ सरकार के खिलाफ बोला, कोई गाना बनाया, कहीं कोई शब्द बोला, कहीं कोई दृश्य दिखाया, कोई संकेतिक भी रहा तो आपकी फिल्म को बैन कर दिया जाएगा या सेंसर उसको काट देगा। मुझे ये भी याद है कि उस समय किस तरह आंधी फिल्म आई थी, गुलजार साहब ने बनाई थी और कमलेश्वर जी ने उसकी कहानी लिखी थी। तो उस फिल्म को इसलिए बैन कर दिया गया कुछ समय कि इसके अंदर जो नायिका है सुचित्रा सेन, उनका लुक इंदिरा गांधी से मिलता है और इसकी कहानी है वो भी इंदिरा गांधी के कुछ व्यक्तिगत जीवन के प्रसंग हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। और एक और फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, उस फिल्म के प्रिंट ही जला दिए। जब 1976 में गीतावली शाम का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर अम्बेडकर स्टेडियम में, तो सभी फिल्म वालों को बिल्कुल चेतावनी देकर एक कहा गया कि आपको यहाँ आना है,
तो जिसका बहुत लोगों ने विरोध किया और किशोर कुमार और देवानंद जैसे लोगों ने तो आने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि किशोर कुमार के गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए। इसी तरह देवानंद से जुड़ी फिल्में न दिखाई जाएंगी दूरदर्शन पर, न उनसे जुड़े कोई फिल्मों के प्रसंग, उनके गाने भी नहीं दिखाए जाएंगे। अखबारों के दस्तरों की लाइट काट दी गई थी जिससे वो न छप सके और बड़ी मुश्किल से कुछ अखबार प्रकाशित हो सके थे और जो भी खबर छपती थी उसकी मॉनिटरिंग होती थी और इनके नेता, इनके लोग, इनके प्रतिनिधि आकर उस सबको देखते थे। खुली चेतावनी थी अगर ऐसा हुआ तो अखबार को बंद कर दिया जाएगा। अखबार मेरे, विचार मेरे, जहन मेरा, कलम मेरी, व्यक्तित्व के हर तत्व की सत्ता इंसान की अपनी थी। जन्मजात होती भी है, होनी भी चाहिए, मगर ये एक ऐसी खालिक थी जो हर कलम के भाल पर धब्बा बनकर उभरी। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद श्री तरुण विजय। एक काला अध्याय प्रारंभ हो गया। कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। उस समय मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स में बीजी वर्गीज संपादक थे और उन्होंने इमरजेंसी का विरोध अपने संपादकीय को बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक रख के उसका विरोध किया था। हम लोग देहरादून में थे उस समय, लोकवाणी समाचार हम निकालते थे। उस समय साइक्लो स्टाइल मशीन होती थी जिसपे काली स्याही लगाते थे और जो छापना होता था उसको रोलर से बार बार निकाल के हम लोग छापते थे। जितना संभव हो सकता है संपादकीय लिखे। और धर्मी भारती उस समय धर्म युग के संपादक थे, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करते हुए 4 पंक्तियां लिखी। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खास और आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने घर के किवाड़ों को कुंडी लगाकर बंद कर लें, गिरा दें खिड़कियों के पर्दे और अपने बच्चों को सड़क पर न भेजें। मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी छटपटाहट को भला कौन रोक सकता है। लाठी के कद से भी छोटे इन मासूमों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ सहा। वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा। हमें याद है हम स्कूली शिक्षा के पड़ाव पर थे, 8वीं के आसपास, तो हम सब में एक रोष सा फैला और यह स्वाभाविक है कि कैशोरे में संवेदना अधिक होती है। हमने आपातकाल का विरोध किया। तुरंत पुलिस आई, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें 4 बेंत लगाए और जो हमारे साथी चुप रहे उन्हें 2-2 बेंत मार कर इस मंशा से सभी के माँ बाप को बुलाकर बताया गया और इस ताकीद के साथ छोड़ा गया कि आगे से ऐसी कोई भी स्थिति स्टूडेंट न कर पाए। ये लोकतंत्र पर एक अमिट गहरे से रिश्ते नासूर सी अश्वत्थामा का स्थिति है जिसने भारतीय मूल्यों परंपराओं को ताक पर रख दिया और लोकतंत्र जैसे पावन मंदिर की पवित्रता अक्षुणता को होम कर दिया। सत्ता, मोह, लालच, अमानवीय क्रूरता और अति महत्वाकांक्षा की यह एक बेशर्म पराकाष्ठा थी। इस आपातकाल को तत्कालीन सरकार ने अपने विरोधियों को दबाने, कुचलने और सदा के लिए सबक सिखाने के लिए प्रयोग किया था, जिसने भारत के जनमानस को उसी अंग्रेजी शासन के दमन की याद दिला दी। यह भी महसूस कराया कि अंग्रेज भले ही चले गए हों, लेकिन उनके जैसी सोच और मानसिकता वाले काले अंग्रेज अभी भी भारत पर काबिज रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण आर्य है। मैं वर्तमान में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। आपातकाल में उस समय मात्र मेरी आयु 11 वर्ष थी। हमारे पास एक डायरी थी, छपी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। पड़ोस के एक परिवार ने मुखबरी कर दी थी कि वो डायरी हमारे पास है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा होते ही मेरे पिताजी भूमिगत हो गए थे। उस कारण मुझे भी पुलिस के अत्याचार से 2-4 होना पड़ा। बुरी तरह मेरी पिटाई की गई और मुझे 2 दिन के लिए जो हमारे कृष्णानगर में चौकी थी में मुझे ले जा करके 2 दिन रखा गया। कोई ढंग का खाना नहीं दिया जाता था, बात बात पर थप्पड़ मारे जाते थे और यही उगलवाया जाता था जो डायरी, क्योंकि वो डायरी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो डायरी अपने आप में एक दस्तावेज थी। उसमें सभी प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर थे। खैर वो डायरी हमारे यहाँ से तो नहीं पकड़ी गई, यदि कहीं और से पकड़ में आ गई तो अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस बेरियर थे हेमंत बिश्नोई जी को बर्फ की सिल्लियों पे लिटा करके लाठियां बरसाई जाती, मिर्ची का घोल का पानी पिलाया जाता था।
तब भी हेमंत बिश्नोई जैसे कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ साथियों में उनके आगे घुटने नहीं थे। आपातकाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री धर्मवीर शर्मा। आपातकाल में पुलिस ने मुझे 2 बार गिरफ्तार किया और एक बार तो गुंडा एक्ट भी लगाया गया। सबसे पहले रामजस कॉलेज से गिरफ्तार हुआ 11 जुलाई 1975 को। उसके बाद होशकाजी थाने से गिरफ्तार हुआ गुंडा एक्ट में 25 दिसंबर 75 को। फिर मैंने सत्याग्रह किया श्रीमती मनीन्द्र पटेल जी के साथ। उस दौर के एक साक्षी समाज सेवी श्री रविकांत महाजन। हम सभी कृष्णनगर में रहते थे। हम रात को सोए हुए थे तो पता लगा कि भाई ऐसे इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, तो अपने जितने स्वयंसेवक बंधु थे उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मेरे फादर ईश्वरदास महाजन जी और हमारे बड़े भाई से मधुकर महाजन तो दोनों घर से किसी अज्ञात स्थान के लिए चले गए। मेरे को याद है, मैं छोटा बच्चा था उस समय। इतना याद है कि उस समय बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। हमारे माता पिता जिस स्कूल में कार्यरत थे वह स्कूल भी बंद कर दिए गए। माता जी के पास ना तो नौकरी थी, ना पिताजी का कोई पता था, भाई साहब का भी नहीं पता था। तो हमने वो जो 18 महीने का समय है बहुत कष्ट के साथ काटा। कभी कभी तो ये होता कि हमें 2-2 दिन की रोटी भी नहीं मिलती थी। कपड़े वगैरह सारे जितना सामान था घर का वो सील करके एक कमरे में बंद कर दिया था। यहाँ तक कि हमारा जो किचन का सामान था वो भी बंद कर दिया। 2 दिन भूखा रह के फिर एक समय की रोटी हमारी माता जी हमें खिलाया करती थी। घनघोर काली घटाएं छा गई थी। हवाएं प्रतिकूल हो चुकी थी। पर्वत हिलने लगे थे, सागर उबलने लगे थे। हृदय बेबस था, चीख उसी में दफन हो चुकी थी। वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अविनिजेश अवस्थी। उस समय मैंने हायर सेकेंडरी पास की थी और कॉलेज में प्रवेश लिया था। हजारों लाखों लोग जो है घर से रातों रात उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। 2 कानून थे उस समय, DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मीसा, इन दोनों के तहत, जिसमें कोई किसी तरीके की जमानत का भी प्रावधान नहीं था। DIR में तो जमानत हो जाती थी लेकिन मीसा में तो जमानत तक नहीं होती थी। एक बड़ा उसमें चला था कि ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। जो भी ऐसा लगा कि जिसने अगर सरकार की नीति का, जिसे आशंका भी हुई, जिसने कभी भी कुछ भी बोला हो सरकार की नीति के बारे में कि भाई ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, बड़े सामान्य लहजे में उसके बारे में भी खबर आई तो उसको जेल में डाल दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के 300 लेक्चरर्स करीब उस समय अचानक एक रात को 25-26 जून की रात को 27-28 जून तक लगातार गिरफ्तारियां हुई और जेल में डाल दिए गए थे। मैं बलबीर दत्त रांची से बोल रहा हूँ। पत्रकारिता में पिछले 60 वर्ष से ज्यादा अवधि में हूँ और झारखंड का सबसे पुराना अखबार जो है रांची एक्सप्रेस, उसका मैं संस्थापक संपादक रहा। मेरी एक किताब है इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। खास बात जो बताने की है वो ये है कि इमरजेंसी लगते ही टेलीप्रिंटर से न्यूज एजेंसी के जो समाचार थे वो हटा देने के लिए कहा गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई वगैरह का। तो कई जगह तो ये समाचार पहुंचा ही नहीं और जहाँ पहुंचा तो वहाँ हटा देने के लिए कहा गया। तो मैं जिस अखबार से संबद्ध था उस समय उसका एडिटोरियल जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया गया था। तो उस पर भी शो कॉज नोटिस हुआ। इमरजेंसी के दौरान करीब 250 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें कई अखबारों के एडिटर भी थे और बहुत से अखबारों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, उनके विज्ञापन रद्द कर दिए। सरकारी नौकरियां तो खतरे में थी ही, निजी नौकरियों पर भी भय का साम्राज्य छा चुका था। वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामेश्वर मिश्र पंकज। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय मैं रीवा मध्य प्रदेश में एक नए प्रारंभ दैनिक समाचार पत्र उप संपादक था। मैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन की सभाओं में भाग लेता था। मैं श्री कौशल प्रसाद मिश्र एडवोकेट के घर के बगल में सिविल लाइंस में रहता था, किराए के आवास में।
तो कौशल प्रसाद जी को भी कुछ बड़े अधिकारियों ने बताया कि 25 जून की आधी रात में आप सब लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। उन्हें पता था। तो जब पता चला कि आपातकाल लग गया है और ये भी पता चला कि कौशल प्रसाद मिश्र जी सहित रीवा के सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और ये भी पता चला कि जेपी सहित मोरारजी देसाई सहित सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, तो हमने जिनमें संपादकीय लिखा तो उसको हटा के उसकी जगह काला कर दिया। मध्य प्रदेश में उस समय कुल 2 ही अखबारों ने ऐसा किया था, एक इंदौर का नई दुनिया जो बड़ा प्रसिद्ध पत्र था और एक यह अखबार जिसमें मैं संपादकीय देखता था, मैंने उसे काला छोड़ दिया। सुबह आपातकाल लग चुका था। शासकीय अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी सब पूरी तरह समाचार पत्रों पर निगरानी कर रहे थे। उन्होंने जागेश्वर पांडे जी को सूचना दी कि ये सब शासन को सहन नहीं होगा। जागेश्वर पांडे जी ने मुझसे कहा कि आपको अब इस अखबार में रख पाना संभव नहीं है, आपकी सेवाएं समाप्त हैं। अब अचानक से मैं क्या जगह ढूंढता, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली का वातावरण तो बहुत ही, सारे ही बौद्धिकों को ही मैंने देखा, बहुत डरे हुए थे, लेखक, पत्रकार, बौद्धिक सब, और दिल्ली के नागरिक भी बहुत भयभीत थे। तुर्कमान गेट में उसी समय झुग्गी झोपड़ियां गिराई गईं और गोली चली और मैंने देखा कि हर नागरिक डर रहा है। डर, भूख, तड़प, बेबसी हर तरफ फैल चुकी थी। हंटर और गोलियों का दबदबा था। आइए इस भय और भूख के मूल कारणों को जानने की चेष्टा करें। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम बहादुर राय। इमरजेंसी लगी इसलिए क्योंकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज VR कृष्ण अय्यर ने इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे उन्होंने ज्यों का त्यों रखा, यानी उनका चुनाव अवैध हो गया था। चुनाव में भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो सिद्ध हो गए थे। सरकारी साधनों के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध हो गए थे। जब उनको कोई राहत नहीं मिली तो 2 तरीका था। एक तरीका था लोकतांत्रिक कि इंदिरा गांधी के अपने संसदीय दल की बैठक बुलावें और संसदीय दल से कहें कि आप हमको अब हमारी जगह आप किसी को नेता चुन लीजिए, और वो अपना मुकदमा फिर से रिव्यू पिटीशन डालें और कुछ करें। यही सलाह उनको उनके मित्रों ने दी भी। एक सेमिनार नाम की मैगजीन निकलती थी उन दिनों, उसको रमेश थापर और राज थापर पति पत्नी निकालते थे। राज थापर और रमेश थापर की इंदिरा गांधी से दोस्ती थी। राज थापर ने अपना मेमोयर लिखा है, उसको मैं एक दिन पढ़ रहा था। राज थापर लिखती हैं कि जब हम सेमिनार के दफ्तर गए, कनॉट प्लेस में ही उनका दफ्तर होता था, तो उनके दफ्तर के एक सहायक ने सूचना दी कि इंदिरा गांधी अपना मुकदमा हार गई है। ये 12 जून 1975 की बात। उनको विश्वास नहीं हुआ, किसी को भी विश्वास नहीं था कि जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। मुझे याद है 12 मई 1975 को अटल बिहारी वाजपेयी रांची पहुंचे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है जगमोहन लाल सिन्हा क्या करेंगे, इंदिरा गांधी के मुकदमे का क्या होगा? तो वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि कौन जज है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाएगा, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया। राज थापर को भी ये विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने गिरिलाल जैन, उस समय जो टाइम्स ऑफ इंडिया के करस्पॉन्डेंट रहे होंगे, को फोन किया। गिरिलाल जैन ने कहा कि खबर सही है। तो राज थापर ने रमेश थापर से कहा कि तुम इंदिरा गांधी को फोन करो। उन्होंने फोन किया। प्रधानमंत्री के निवास से उषा भगत एक महिला होती थी उन दिनों, उन्होंने फोन उठाया। वो रमेश थापर को जानती थी। उन्होंने कहा कि मैडम से मैं पूछती हूँ और आपको बताती हूँ। मैडम से उन्होंने पूछा। मैडम ने कहा कि रमेश थापर को कहो कि आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो रमेश थापर गए नहीं। रमेश थापर और राज थापर उनके निजी मित्र थे और वो ये सलाह देना चाहते थे कि आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए, तानाशाही का रास्ता मत चुनिए। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, हमको तानाशाही के रास्ते जाना है, तो उन्होंने रमेश थापर से बात नहीं की। अंततः जो है वो इमरजेंसी लगाई गई।
मैं राजेंद्र अग्रवाल 2009 से 2024 तक 3 टर्म में सांसद भी रहा हूं। 1975 में जब ये आपातकाल की घोषणा हुई थी, पीलीभीत में मैं था, तो वहीं पर 28 जुलाई 1975 को मेरी भी गिरफ्तारी हो गई और एफआईआर में जो लगभग एक प्रकार के झूठे मुकदमे सब पर लगाए गए थे, कहीं कोई रेत की पटरी उखाड़ रहा है, तार काट रहा है, इस प्रकार के, तो वो बाद में न्यायिक समीक्षा के अंदर वो मुकदमे टिके नहीं। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जो DIR था, उसमें लगभग 15-16 महीने मैं उसमें रहा, पीलीभीत जिला जेल के अंदर में बंदी रहा और फिर मुकदमे में मैं भी छूट गया। मेरे मुकदमा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सारे मुकदमे झूठे थे, मिथ्यारोप उसमें के अंदर लगाए गए थे, लेकिन मेरी मुक्ति का आदेश हुआ तो पीलीभीत जिला जेल की ड्योढ़ी में ही मुझको वो मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और वहां से ले जाकर के मुझको फिर बरेली सेंट्रल जेल में मुझको निरुद्ध कर दिया। लगभग 5.5-6 महीने में वहां रहा मैं। यानी वो सारा का सारा इतिहास है, काला एक अध्याय है देश के लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, प्रत्येक जो स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका दमन किया गया। युद्ध और मानवीयता के हर काल में कुछ नियम और मूल्य होते हैं, मगर आपातकाल में ये मूल्य भी पराजित हो चुके थे। ANI से एक बातचीत में बोलते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, कुछ लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि क्या हुआ था, और वो है इमरजेंसी का किस्सा। जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। आपको जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त? इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है। आपकी माँ का निधन हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। कह दे माँ अब क्या देखूं, तुझ में अम्लान हंसी है, इसमें अजरस्र आंसू जल तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। महादेवी वर्मा की इस रचना के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे। जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गट रीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। सिखचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, सिखचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। पथ निहारते नयन गिनते दिन पल छिन, पथ निहारते नयन गिनते दिन पल छिन, लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया, 1 बरस बीत गया। इसी काल में घर या सीखचों में कैद मगर मुस्तैद रचनाकारों की कलम ने ऐसी ऐसी रचनाओं को जन्म दिया जो कालजयी बनकर जनता को सुथरी और समृद्ध राह की ओर ले गई। दुष्यंत कुमार की शायरी इसी काल में उभरी और एक बड़े आंदोलन का जनक बन गई। वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री अनिरुद्ध सिन्हा, दुष्यंत कुमार ने आशा, निराशा, टूटन, घुटन, पराजय, विवशता, खामोशी, भूखमरी, बेकारी, पीड़ा, राजनीतिक विसंगतियां और तानाशाह की भूमिका की मार्मिक व्यंजना की है, जिससे दुष्यंत हो गए। उनकी गजलें अपनी सुबोधता के कारण जनमानस को न केवल आकर्षित करती है अपितु उन्हें आंदोलित भी करती है। जिस धरती पर मूठ बाजरा, गेहूं और चावल होना है, पलट पलट कर अगहन सावन वहीं पर बादल होना है। शुक्र करो निजाम अभी तमाशगरों तक कायम है, जब चुप दानिश्वर बोल पड़ेंगे यहाँ सिर्फ कोलाहल होना है। वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री विजय स्वर्णकार, घायल लोकतंत्र की कराहती आवाज को एक बूस्टर चाहिए था, एक एम्पलीफायर चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था। उस समय का प्रबुद्ध वर्ग नारे के स्थान पर
दुष्यंत के शेर द्वारा अपनी बात रखने में सहज थे। यह अनोखी बात थी। आपातकाल की गूंज एक तरफ और दुष्यंत की गजलों की आवाज एक तरफ। दुष्यंत की गजलों में अपने समय की विसंगति और विषमता को आवाज मिली थी, पर यह वह दौर था जब वो आम आदमी के पास वर्तमान की तरह सुख सुविधाएं नहीं थी। अगर उसके पास कुछ था तो वह थी बोल सकने की आजादी। आपातकाल ने यह आजादी भी लगभग उससे छीन ही ली थी। ऐसे में दुष्यंत ने अपनी धारदार पैनी पंक्तियों से जनमानस में ऐसी ऊर्जा भर दी और सत्ता को इस तरह ललकारा कि वह ललकार पूरे जनमानस की अभिव्यक्ति बन गई। यह लहजा नया था, इतना नया कि उसके आकर्षण से उसके दुश्मन भी नहीं बच पाए। कहाँ तो तय था चरागा तमाम घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए, वे मुतमईन के पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन के पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिरदे ज़बान शायर की, तेरा निजाम है सिरदे ज़बान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। शायरी मोहब्बत से निकलकर आक्रोश की मशाल बन चुकी थी। ये भी साफ साफ जता चुकी थी कि भारत में संविधान की हत्या महज पाप नहीं, तमाम शिष्टाओं के अंत की शुरुआत है। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था। जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। आपातकाल। अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित ये रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर नवीन सक्सेना का था। प्रस्तुति सहयोग जय सिंह का। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।